गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ऑडियो वीडियो क्लियर। ऑल राइट। हाँ जी, तो हम लोग अप्रैल 2023 का सर करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 62 तक हम पहुंच गए थे, ठीक है। पहले एक बार पुराने कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे एक टेक्नोलॉजी की बात करी थी हमने, एक स्क्रीनिंग डिवाइस है आर्ट सेंस। किसके लिए है? फॉर स्क्रीनिंग ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। तो ये कौन सी आईआईटी ने क्रिएट किया है? ये डिवाइस कौन सी आईआईटी ने बनाई है? ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस क्लासेस। तो आपको याद हो, करेक्ट आंसर था आईआईटी मद्रास। इसमें ये ज्यादा ध्यान रखना कि आर्टसन डिवाइस ये किससे रिलेटेड है। ये रिलेटेड है आपका कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस से, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर जो हार्ट रिलेटेड डिसीजेस होती है उनसे रिलेटेड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक्स एंड ऑथर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो। ये किताब किसने लिखी है? ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज और करेक्ट आंसर इज बोरिया मजूमदार। यामिंग जी, किस लाइन में चले गए आप? शायरी वाली। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 62। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वॉयर्स? हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वॉयर्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो करेक्ट आंसर था वेस्ट बंगाल, ठीक है। करेक्ट आंसर हम लोगों ने क्या देखा था? वेस्ट बंगाल। तो ये क्वेश्चन नंबर 63 तक की कहानी सर हम लोगों ने देख ली थी। तो इसके आगे के क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। साउंड नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को क्लोज करके दोबारा फिर से ओपन करिए, साउंड आने लगेगा। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 63। Recently, we who amongst the following has been appointed as the new chairman of NTRO, National Technical Research Organization? एनटीआरओ का नया चेयरमैन किसको बनाया गया है? एनटीआरओ को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब हम लोगों ने एक मालवेयर से रिलेटेड न्यूज पढ़ी थी। आपका जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी उस टाइम भी एनटीआरओ न्यूज में आया था, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ने बताया था कि जो एयर स्ट्राइक की गई थी उसमें करीब 300 से ऊपर लोग मारे गए थे। और उन्हें कैसे पता चला कि वहां पे 300 से ऊपर लोग थे? तो एनटीआरओ का डेटा था कि 300 से ऊपर लोगों के मोबाइल फोन्स वहां पर एक्टिव थे। तो वहां से उन्होंने आइडिया लगाया कि हाँ, इतने लोग वहां पर मारे गए हैं, ठीक है। तो वहां तब से आपने सुना होगा एनटीआरओ काफी न्यूज में आ गया था। तो एनटीआरओ भी ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट लाइक आरएनडब्ल्यू आईबी। ये भी क्या है? एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका नाम है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये मेनली टेक्निकल काम करती है। साइबर इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं, उसको मैनेज करने का इसका काम है। कोई बात नहीं तोनार जी, जब जागो सब सवेरा, अभी जैसे स्टार्ट ही किया है हमने। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो अभी इसके जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं अरुण सिन्हा, ठीक है सर। एनटीआरओ किसके अंडर आता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जो मिस्टर अजीत डोवाल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनके अंडर आता है एनटीआरओ, ठीक है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वो किसके अंडर आते हैं? वो आते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो डायरेक्टली ये जो एनटीआरओ है किससे रिलेटेड है? पीएमओ से रिलेटेड है। ये 2004 में क्रिएट किया गया था, ठीक है। और एक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के थ्रू ये डायरेक्ट कंट्रोल में आता है पीएमओ के। और ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, अपने अकॉर्डिंगली ये काम करता है। टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदर करना इसका मेन काम है, ठीक है। और ये डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं।
हेडक्वार्टर ऑब्वियसली बात है दिल्ली में, ऑपरेशनल सेंटर्स कई जगह हैं बट हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, दिल्ली में। तो दीज वर सम स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट एनटीआरओ, इसको ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, India's first animal birth control training center will be set up in which of the following cities? हिंदुस्तान का पहला एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर किस सिटी में सेटअप होगा? न्यू दिल्ली, पुणे, लखनऊ, चेन्नई। और मेनली ये किस एनिमल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, मेनली किस एनिमल की बर्थ से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और उसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पे सेटअप हो रहा है? न्यू दिल्ली, पुणे, लखनऊ या चेन्नई? हाँ जी सर, लगाइए, भर भर के तुक्का लगाइए। हाँ जी सर। नेट प्रॉब्लम चल रहा है? हाँ जी, कुछ एरियाज में नेट प्रॉब्लम रहता है, तो इन दैट केस मैं वही कहूँगा, रिकॉर्डिंग से आप देख सकते हैं जब ये यूट्यूब में अपलोड हो जाए। चलो, तो जो बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर है वो लखनऊ में बन रहा है। ये मेनली किसके लिए बन रहा है? डॉग्स के लिए बन रहा है, जो स्ट्री डॉग्स होते हैं उनके लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कुछ रूल्स बनाए हैं। देखो, एनिमल्स के अगेंस्ट क्रूअल्टी को रोकने के लिए हमारे पास एक कानून है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट। अच्छा, ये चीज डीपीएसपी में भी मेंशन है। डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में मेंशन है, मेरे को कमेंट करके बताइए, ठीक है? डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में मेंशन है कि ये स्टेट को एनिमल के अगेंस्ट क्रूअल्टी के लिए एक लॉज बनाने की जरूरत है। ये चीज डीपीएसपी में मेंशन है, तो उसी का अकॉर्डिंगली एक प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 बनाया गया, ठीक है? पहले हमारे पास कुछ रूल्स थे, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001, उसको सुपरसीड करते हुए कुछ नए एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स बनाए गए हैं। ये मेनली किसके लिए? डॉग्स के लिए। इसमें करा क्या जाएगा? स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा और इम्यूनाइजेशन किया जाएगा स्ट्रे डॉग्स का, ठीक है? स्टेरिलाइजेशन से क्या होगा, फिर वो नए पपीज को जन्म नहीं दे पाएंगे, ठीक है? और ये काम कौन करेगा? लोकल अथॉरिटीज लाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड पंचायत, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स की समस्या इंडिया में काफी बड़ी समस्या बनती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है? और ये प्रोग्राम को कौन रन कराएगा? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको कौन करवाएगा? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया करवाएगा। तो एक तो एनिमल बर्थ कंट्रोल इंप्लीमेंट करना है, और दूसरा एक एंटी रेबीज प्रोग्राम भी करना है, ठीक है? एक तरफ तो स्टेरिलाइजेशन किया जा रहा है ताकि उनका जो बर्थ कंट्रोल है, बर्थ जो नए पपीज पैदा हो रहे हैं उनकी बर्थ को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है? क्योंकि स्ट्रे डॉग्स आपने देखा होगा, अगर दो तीन डॉग्स एक एरिया में है तो बहुत ही जल्दी वो आबादी अपनी बढ़ा लेते हैं, और उसके बाद कई बार कुछ ऐसे डॉग्स होते हैं जो फिर इंसानों को काटने लगते हैं, तो उनसे इंसानों की जान को भी खतरा है, ठीक है? और इम्यूनाइजेशन किया जाएगा ताकि वो अगर किसी को काटे तो उस पर्सन को रेबीज की बीमारी ना लगे। रेबीज की बीमारी से बचने के लिए उस डॉग को क्या किया जाएगा? इम्यूनाइज किया जाएगा। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेनली दो काम करेगा, एंटी रेबीज प्रोग्राम चलाएगा और एनिमल बर्थ कंट्रोल वाला प्रोग्राम चलाएगा, ठीक है? उसके साथ साथ एक चीज और दिक्कत आती है कि ये जो प्रोग्राम चलता है इसमें जो स्ट्रे डॉग्स है उसको, उनके साथ भी क्रूएलिटी के केस आते हैं, ठीक है? उनके साथ भी क्रूएलिटी के केस आते हैं कि जबरदस्ती किसी कुत्ते को बहुत बुरी तरह से पकड़ के उसको स्टेरिलाइजेशन किया जा रहा है, तो उसको भी रोकने का काम ये नए रूल्स आपका करेंगे, ठीक है? इसमें पूरी गाइडलाइन है कि जो ह्यूमन और स्ट्रे डॉग का कॉन्फ्लिक्ट है उससे कैसे डील किया जाए, ठीक है? तो दैट इज अबाउट एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। चलो जी, अभी तक अगर हम लोग बात करें, एज फार एज टिल ईयर, आपके कहाँ तक क्वेश्चन आ गए हैं? हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 63 से स्टार्ट किया था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 63 से स्टार्ट किया था,
हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? करेक्ट आंसर बताइए। हाँ जी, जल्दी से तुक्का लगा के करेक्ट आंसर बताइए। हाँ जी, डीपीएसपी में वो करेक्ट आंसर आपका होगा 48। ठीक है। हाँ, और यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 अभी रिलीज की गई है। ये किस, देखो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किए ये इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है रैंकिंग। और किस रिलेटेड है? लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स से रिलेटेड है। यानी इंडिया में लॉजिस्टिक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? लॉजिस्टिक्स का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन। यानी इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन कितना एफिशिएंट है। ट्रांसपोर्टेशन हम लोग किसके ट्रांसपोर्टेशन, लोगों के ट्रांसपोर्टेशन की नहीं, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। कि अगर पॉइंट ए से इंडिया में पॉइंट बी तक कोई प्रोडक्ट पहुंचना है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कितना कन्वीनियंट है, कितना फास्ट है, कितना एफिशिएंट है। तो उस ट्रांसपोर्टेशन की परफॉर्मेंस को रैंक करता है ये वर्ल्ड बैंक की इंडेक्स। तो इसके अकॉर्डिंगली इंडिया की रैंक हो गई है 38। इसमें हम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट ईयर से हम लोग 6 रैंक आगे पड़ गए हैं। ठीक है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट भी रिलीज करी थी जिससे कहा था लीड्स लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट। ठीक है। तो ये भारत सरकार ने लॉन्च किया है और ये जो इंडेक्स है ये वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है। इससे आइडिया लगता है कौन सी कंट्री लॉजिस्टिक्स में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। जितना अच्छा किसी कंट्री का लॉजिस्टिक्स होगा उतना ही अच्छा उनका बिजनेस होगा, उतना ही अच्छा वो प्रॉफिट कमा के देंगे और उतना ही अच्छा उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट आएगा। तो अगर किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट चाहिए तो लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी लॉजिस्टिक्स में हमारी रैंक धीरे धीरे काफी हद तक बहुत फास्ट बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इस साल के लिए जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी रैंक है दैट इज 38। क्वेश्चन नंबर 66। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? अब देखो मेट्रो इज नाउ बिकमिंग अ कॉमन थिंग। यूपी के आप कई सारे डिस्ट्रिक्ट देखोगे वहां धीरे धीरे मेट्रो का काम तेज हो रहा है और आने वाले 5 सालों में कई नए नए डिस्ट्रिक्ट्स में, शहर, बड़े बड़े शहरों में आप देखोगे मेट्रो रन करने लगेगी। ठीक है। लेकिन ये जो मेट्रो है ये रेलवे वाली मेट्रो है। यहाँ पर सवाल है वाटर मेट्रो।
वाटर मेट्रो क्या होगा, कोई रिवर होगी, कोई लेक होगा, उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए ये मेट्रो का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर पूछ रहा है रिगार्डिंग वाटर मेट्रो। हाँ जी सर, क्या होगा तुक्का, बताइए जरा। तो देखो वाटर मेट्रो की बात की जाए तो ये सबसे पहली वाटर मेट्रो कहाँ पर आई है, कोची में आई है। ठीक है, ये वाटर मेट्रो है। तो इधर कोची में अगर आप देखोगे कि कोची इज अ पार्ट ऑफ केरला, तो केरला के आसपास यहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स है। ठीक है, यहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स है, उनको ये कनेक्ट कर देगा। वो छोटे छोटे आइलैंड्स को सिटी से कनेक्ट करने का एक बेहतरीन काम करेगा ये आपका वाटर मेट्रो। एक तो वहां के लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी कि वो शहर से मेनलैंड से कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू आइलैंड, और दूसरा टूरिज्म और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अगर कोई केरला घूमने आया है तो पहले आइलैंड जाने में उसको थोड़ा तकलीफ थी, अब वो वाटर मेट्रो के जरिए बहुत आसानी से ये आइलैंड्स को विजिट कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाटर मेट्रो का जो कंसेप्ट है वो इंडिया में कहाँ पर डेवलप हुआ है, वो कोलकाता नहीं है सर, वो है कोची। कोची इज द सिटी ऑफ केरला। ठीक है, जैसा कन्वीनियंस और ट्रेवल एक्सपीरियंस ट्रेडिशनल मेट्रो सिस्टम्स में देखा जाता है, वैसे ही आपको यहाँ पर देखना बनता है। ठीक है, वो अंडर वाटर मेट्रो टनल है। ठीक है, ये वाटर मेट्रो की बात हो रही है, दोनों में डिफरेंस है। वो अंडर वाटर मेट्रो टनल है, ये वाटर मेट्रो की बात हो रही है। ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो टनल टनल चलेगी तो रेल पे ही है ना, चलेगी तो वो रेल पे। केरला वाटर बजट भी बनाया है, हाँ जी, अभी पिछले क्लासेस में हमने देखा था फर्स्ट वाटर बजट किसने बनाया, केरला ने बनाया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज नोटिफाइड चार बलिदंगा नादिया एज द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। देखो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। जैसे नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होता है। ठीक है, ये एक एरिया होता है जिसको इस का टैग मिल जाता है, और टैग मिलने के बाद फिर वहां पर कंजर्वेशन, टैग मिलने के बाद वहां पर कंजर्वेशन के काम बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो नादिया नाम की जगह है चार बलिदांगा कहाँ पर है, आसाम, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात। चलो करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब सर वेस्ट बंगाल लगाने से डर लग रहा था, पहला गलत हो गया, नहीं ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो नादिया नाम की जगह है ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, अभी वेस्ट बंगाल में चार नई बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऐड की गई है रिसेंटली। चार बलिदंगा, नामथिंग पोखरी, अमखोई वुड फॉसिल पार्क और स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन नादिया। तो दो स्पेशल प्लेसेस तो नादिया के, तो टोटल कितनी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हो गई वेस्ट बंगाल के पास, 8 हो गई। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये साइट कौन नोटिफाई कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है। एक लॉ है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, उसके अंडर सेक्शन 37 स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकता है। अब देखो साइट के नाम आपसे नहीं पूछेगा, हाँ, लेकिन जो न्यूज में रहते हैं, जैसे ये चार इस टाइम न्यूज में है क्योंकि ये लेटेस्ट ऐड हुए हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी पुराने पूछे चांसेस कम है, क्योंकि फिर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अगर हम याद रखने लगेंगे तो बहुत लेंदी चीज हो जाएंगी, तो हमें एक एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट याद नहीं रखनी है, बस वो याद रखनी है जो न्यूज में लेटेस्ट रही हैं। जैसे ये चार, नादिया, दार्जिलिंग, बीरभूम और नादिया, नादिया की दो, एक दार्जिलिंग एक की बीरभूम, ये चार साइट्स आपको ध्यान रखनी है, उनको रिसेंटली में बीएचएस का टैग मिला है। अब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का मतलब क्या है, देखो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है ऐसा एरिया जहां पर अ डाइवर्स वैरायटी ऑफ स्पीशीज देखने को मिलेंगी, यानी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीशीज देखने को मिलेंगी, ऐसी साइट को हम लोग कह देते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, क्योंकि देखो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का पर्पस यही है कि इंडिया में जो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज है, कि एक एरिया में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्पीशीज मिल रही है, उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करना जरूरी है। इसलिए ऐसे एरिया जहां स्पेशली
कुछ बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगे, उनको हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये क्लियर है कि नहीं? तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सॉरी, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट किस लॉ के थ्रू बन सकता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। देखो, इन्वायरमेंट के लॉज इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे पिछले एग्जाम्स में पूछ चुका है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में पास हुआ, 1972। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछ चुका है, किस ईयर में पास हुआ, 1986। तो इसी तरह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, ये किस ईयर में पास हुआ, 2002। तो ये ईयर जरूर याद रख लेना, ठीक है। एक तो ये 4 साइट जो वेस्ट बंगाल में है, ये नई BHS है, और दूसरा ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आपका किस कानून, किस ईयर में बना है, 2002 में बना है, ठीक है। तो ये दो चीजें अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो, क्लियर है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। तब तक आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। रिसेंटली एशियाज लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन हैज बीन कंप्लीटेड, इट इज बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? हाइड्रोकार्बन, जैसे ये आपका पेट्रोल डीजल है, ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन उस एलिमेंट को कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है। एशियाज लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन अभी बनी है, तो ये किस नदी के नीचे बनी है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। ये अभी लोकल आपका न्यूज में भी था, ठीक है। आई होप इसका आप आंसर सही करेंगे। हाँ जी सर। तो एशिया की सबसे लंबी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन कौन सी है? तो करेक्ट आंसर इज ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो इंद्रधनुष गैस ग्रेड लिमिटेड, उन्होंने एशिया की सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस रिवर के थ्रू बनाई है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू बनाई है, ठीक है। तो ये एक जगह है जोरहाट आसाम में, और एक जगह है मजूली। तो इन दोनों, ये रहा आपका मजूली, ये है जोरहाट, तो इन दोनों जगह को कनेक्ट करते हुए आपका ये लाइन बनाई गई है, ठीक है। अब मजूली क्या है, ये आपका इधर इंडिया से कनेक्ट है, ठीक है। तो अब ये लाइन की खास बात ये है कि नॉर्थ ईस्ट को नेशनल गैस ग्रिड से जोड़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट को नेशनल गैस ग्रिड से जोड़ने में अब आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से कोई भी पाइपलाइन आएगी इधर के थ्रू, फिर इधर फर्दर और ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में, नॉर्थ ईस्ट के और ज्यादा स्टेट्स में यहाँ से पाइपलाइन निकाली जाएंगी। तो जो हमारा पर्पज है कि जो गैस ग्रिड है उसे क्रिएट करना, पूरे इंडिया में नेशनल गैस ग्रिड बनाना, पूरे इंडिया में गैस की पाइपलाइन बिछा देना, ये हमारा पर्पज है, ठीक है। फिर जो LPG सिलेंडर आते हैं उनका काम खत्म हो जाएगा, ये गैस ग्रिड जब बन जाएगा। तो उसी के तहत ये लाइन बनाई गई है, और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को नेशनल ग्रिड से कनेक्ट कर देगी, ठीक है। इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, ये एक जॉइंट वेंचर है 5 कंपनीज का, इसने ये काम कंप्लीट किया, ठीक है। तो 5 कंपनीज ने मिलकर एक अपना अलग से कंपनी क्रिएट किया, जिसका नाम रखा इंद्रधनुष IGGL, ठीक है। उसने ये काम अंजाम दिया। तो IOCL, ONGC, गेल, OIL और NRL, ये पांचों ने मिलके ये काम को अंजाम दिया, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना, ये लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट कितनी लेंथ है इसकी? 4080 मीटर, 4080 मीटर इसकी लेंथ है। और ये किस रिवर के अंडर है? ये है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर, ठीक है। तो दैट इज योर लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च्ड द सगोलगी पुलिस? सगोलगी पुलिस, उसे माउंटेड पुलिस भी कहते हैं। तो किस स्टेट ने लॉन्च किया? मणिपुर, अरुणाचल, राजस्थान या फिर नागालैंड?
सगोलगी पुलिस, ये लैंग्वेज से पहचानने की कोशिश करिए, लैंग्वेज से पहचानने की कोशिश करेंगे, यू विल फाइंड। ये माउंटेड पुलिस का कंसेप्ट कहाँ पर आया है, अभी मणिपुर में है, ठीक है। ये अप्रैल की न्यूज़ है। उसके बाद मई से तो अभी मणिपुर में जो वायलेंस स्टार्ट हुआ है, अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक नहीं रुका है। लेट्स प्रे फॉर द मणिपुर कि जल्दी से वो अपने मैटर रिजॉल्व करके वापस से खुशहाल जिंदगी स्टार्ट करें, ठीक है। तो सगोल की पुलिस कहाँ पे लॉन्च हुआ था, ये आपका मणिपुर में लॉन्च हुआ है। Question number 70. Recently, the Indian government has launched which of the following operations to evacuate Indian citizens from Sudan? Which of the Indian government has launched which of the following operations to evacuate Indian citizens from Sudan? Operation Godavari, Operation Krishna, Operation Kaveri, or Operation Mahanadi? बताइए. The Indian government has launched which of the following operations to evacuate Indian citizens from Sudan? अभी रिसेंटली सूडान में क्राइसिस हो गया था, सूडान में कंडीशंस काफ़ी ख़राब हो गई थी, ठीक है। सूडान के दो तरह के फोर्सेस हैं, ठीक है, उनके बीच अभी लड़ाई शुरू हो गई थी, तो उसके बाद पूरी कंट्री के हालात ख़राब हो गए, तो इंडियन गवर्नमेंट को अपने इंडियंस को वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ा। तो सवाल यही है, उसके लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया इंडियन गवर्नमेंट ने। अभी अफगानिस्तान से भी हम लोगों ने अपने लोगों को बुलाया था, ठीक है, तो जहाँ जहाँ यमन से बुलाया था, तो जहाँ जहाँ पर ये कंडीशन खराब होती है हमारे लोगों को वापस बुलाया जाता है। तो अभी चल रहा है मामला सूडान में, ठीक है। तो ये इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कावेरी। क्राइसिस कहाँ चल रही, सूडान में। तो सबसे पहले तो सूडान में ये कैपिटल याद रखना, खार्तूम, ठीक है। सूडान की कैपिटल क्या है, खार्तूम। पहले ये साउथ सूडान, सूडान पहले एक ही था, बाद में ये सेपरेट कंट्रीज बन गए। सूडान में क्या है, अभी कुछ साल पहले मिलिट्री कू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर सूडान पे किसका कंट्रोल आ गया, वहां की मिलिट्री का कंट्रोल आ गया। और वहां पर एक पैरामिलिट्री फोर्स भी है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, ठीक है। वहां पर एक पैरामिलिट्री फोर्स भी है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, वो भी काफी इन्फ्लुएंस रखती है। तो उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। तो उनका कहना था कि भाई ये देश में डेमोक्रेसी नहीं आने दे रहे हैं, आर्मी कह रही है रैपिड सपोर्ट फोर्स डेमोक्रेसी नहीं आने दे रही है, ठीक है। तो दोनों के बीच इसी को लेके क्लैश चल रहा है, जिस वजह से सूडान में काफी हद तक वायलेंस स्टार्ट हो गया है। Both sides are accusing each other of obstructing the transition, resulting in widespread violence and instability. ठीक है, तो एक सिविलियन गवर्नमेंट वहां पर अभी तक फॉर्म नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए इंडियन सिटीजन्स को वहां से वापस इवैक्यूएट करवाया गया और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कावेरी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सूडान की कैपिटल याद रखेंगे, सूडान की कैपिटल क्या है, खार्तूम। जो नाइल रिवर है, वो दो रिवर्स मिलती है, वाइट नाइल और ब्लू नाइल, और तो वो ये खार्तूम के पास ही मिलती हैं सूडान में। और यहाँ से ही आपका जो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। फिर ये शुरू कहाँ से हो रही है, नाइल एक तरीके से सूडान से शुरू हो रही है और ये इजिप्ट के थ्रू मेडिटेरेनियन सी में निकल जाएगी, ठीक है सर। चलिए, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। Recently, it has been announced that Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary will be developed as a second home for cheetahs. It is in which of the following states? अभी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेकेंड होम बनाया जा रहा है चीतास के लिए, यानी चीतास को और ज्यादा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये कौन से स्टेट में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। पीडीएफ का लिंक ऑलरेडी आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट स्टिल अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वहां से आप अप्रैल तक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कैपिटल और सीएम का नाम बताइए। मध्य प्रदेश की कैपिटल और सीएम का नाम। देखो, कैपिटल्स अभी रिसेंटली लेटेस्ट लास्ट के दो कंसेक्यूटिव एग्जाम्स में कैपिटल्स पूछे गए हैं। लास्ट एग्जाम में मालदीव्स की कैपिटल पूछी थी, उससे पहले एग्जाम में कर्नाटका की कैपिटल पूछी थी, ठीक है। तो ये फ्री का क्वेश्चन है, ये इसके नंबर आपको मिलने चाहिए, ये मतलब ये आना ही चाहिए। तो कैपिटल इज भोपाल, मध्य प्रदेश की,
और सीएम साहब कौन है? मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। सिपराज नहीं, शिवराज है। ठीक है, अभी मध्य प्रदेश में भी इस साल इलेक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। रिसेंटली एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये हम लोगों ने देखा था, इसका काम क्या है? टाइगर को कंजर्व करना। उन्होंने एक प्रपोजल अप्रूव किया है टू डिक्लेयर देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज ए टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो जो भी देश में टाइगर रिजर्व बनते हैं तो उन्हें अप्रूव करने का काम किसका है? एनटीसीए का है। तो देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी टाइगर रिजर्व अप्रूव कर दिया है, किसने? एनटीसीए ने। तो सवाल यह है कि जो देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस स्टेट में? सीएम का कभी पार्टी नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में कि वो किस पार्टी से बिलोंग करता है। ठीक है, नाम पूछ सकता है, दैट्स इट। देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बहुत जल्दी देवरीगढ़ टाइगर रिजर्व बनने वाला है वो किस स्टेट में? बिल्कुल करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। तो देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बहुत जल्द देवरीगढ़ टाइगर रिजर्व बनने वाला है, दैट इज इन उड़ीसा। ठीक है, एनटीसीए की बात करें तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी ये बाई लॉ बनाई गई है। इसको एक्चुअल में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था उसमें ही इसके लिए प्रोविजन ऐड कर दिए गए थे। ठीक है, तो 2006 में इसको अमेंड करके एनटीसीए के बारे में इसमें डिटेल भर दी गई थी कि देयर शैल बी अ बॉडी नेम्ड एनटीसीए। तो इसीलिए ये क्या है? स्टैच्यूटरी बॉडी है। पहले तो इसको सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से 2005 में बनाया गया, 2006 से अमेंडमेंट करके इसको स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएट कर दिया गया। ठीक है, अब अभी तक टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो इंडिया में इन टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 टोटल अभी तक टाइगर रिजर्व हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ आज की जो डेट है, आज की डेट है 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई 2023 तक अभी तक हमारे देश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 हैं। दो सवाल जो हो सकता है आपसे मिस हो जाएं, एक लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व और स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व। तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इज नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। और स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इज इन ओरांग, ये ओरांग है। ठीक है, ओरांग टाइगर रिजर्व कहां पर है आपका? इट इज इन आसाम। ठीक है, तो लार्जेस्ट कौन से? नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व और स्मॉलेस्ट इज ओरांग टाइगर रिजर्व। नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व इज इन आंध्र प्रदेश, ओरांग टाइगर रिजर्व इज इन आसाम। ठीक है, ये दो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखिएगा, इनको बिल्कुल भी सर किसी हाल में नहीं भूलेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, अच्छा साथ ही साथ मैं अनाउंस कर दूं कि कल से 5 जुलाई से हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लोग CHSL की तैयारी करना चाहते हैं, कांस्टेबल हो गया, MTS हो गया है ना, इन LDC UDC आगे भी UDC आता रहेगा, तो इन सारे एग्जाम्स के लिए एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है। ऑनलाइन में भी होगा, ऑफलाइन में भी होगा। ऑनलाइन का फी है 5000 रुपीज। ठीक है, तो इस रिगार्डिंग अगर आपको कुछ क्वेरी हो या ज्वाइन वगैरह करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 9863184505 पर। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना आप इस नंबर का। देखो यहाँ पर इसीलिए हमने इस बार अपना पूरा एक्सपीरियंस मेंशन किया है, क्योंकि अब आपको कंपटीशन अरुणाचल में बहुत सारी कोचिंग खुल रही हैं, नई नई कोचिंग जिनको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट यहाँ पर हम हाँ क्लियरली कह सकते हैं कि ये सारे बैचेस हमने क्लियरली पढ़ाए हैं। सब इंस्पेक्टर से हम अरुणाचल में एक्टिव हैं, उसके बाद जितने भी एग्जाम हुए, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट, हेड कांस्टेबल, LDC, UDC, TGT, PGT का GK इंग्लिश अलॉन्ग विद 10 कंसर्ट सब्जेक्ट्स, अभी MTS का एग्जाम हुआ और अभी UDC का भी बैच कंप्लीट होने जा रहा है। तो ये सारे कोर्सेज हमारे ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, इन सब के बैचेस हम प्रोवाइड ऑलरेडी कर रहे हैं। और ऑनलाइन में भी आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करें तो एक बार चेक कर लें कि ऑनलाइन में वो क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑनलाइन में एक डेडिकेटेड ऐप है, सारा स्टडी मटेरियल आपको उस ऐप पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलो जी। तो और उसके साथ साथ अभी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हुआ, अगर कोई कोर्स ना ज्वाइन करके सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकता है। मात्र 500 रुपी की टेस्ट सीरीज है और 2500 प्लस क्वेश्चन इसमें कवर्ड हैं अलॉन्ग विद द वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, ये ऑनलाइन टेस्ट होंगे, आप अपनी कन्वीनियंस के
जब अकॉर्डिंग जब चाहे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन मतलब टेस्ट नहीं है जो आपको एक फिक्स टाइम में देना है। आपको जब मन करे तब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट है। ठीक है सर, तो ये एक छोटी सी जानकारी मुझे आपको देनी थी। चलिए, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, बताइए। जो एनरोलमेंट कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज फ्री है। आप इसको पढ़ लो एक बार अच्छे से। यहाँ पर लिखा है जो कंप्लीट कोर्स लेते हैं, लेकिन ठीक है, एक सब्जेक्ट वाला नहीं, जो कंप्लीट कोर्स लेंगे उनके लिए टेस्ट सीरीज आपका फ्री है। ठीक है, ओनली एलिमेंट्री मैथ्स ऑनलाइन में 2000 रुपी फी है। चलो, करेक्ट आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन नंबर 73, रिसेंटली एल मुरुगन हैज बिकम द फर्स्ट सेंट्रल मिनिस्टर टू विजिट इंडियाज फर्स्ट विलेज ऑन द इंडो म्यांमार बॉर्डर। ठीक है, ये ऐसा कहीं नहीं लिखा ये ईस्टर्न मोस्ट विलेज है। ठीक है, ये इंडियो इंडो म्यांमार बॉर्डर की बात कर रहा है। इंडो म्यांमार बॉर्डर पे इंडिया का फर्स्ट विलेज कौन सा है? तो वो है अवांगपू। ठीक है, और ये कौन से स्टेट में? अरुणाचल में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है, या मिजोरम में है? तो ये आप मैप के अकॉर्डिंग देख सकते हो। अवांकू, या ये देखो आपका, ये अरुणाचल है। ठीक है, अरुणाचल का बॉर्डर एक साइड से तो इधर चाइना से लगता है, इधर साइड म्यांमार से लगता है। फिर नागालैंड है, इसका म्यांमार से बॉर्डर लगता है। फिर इसके बाद मणिपुर है, इसका म्यांमार से बॉर्डर लगता है। मिजोरम है, उसका म्यांमार से बॉर्डर लगता है। ठीक है, तो अवांगकू जो आपका नागालैंड वाला एरिया है, ठीक है, नागालैंड वाले एरिया में ये इंडिया का फर्स्ट विलेज आप कह सकते हो ऑन द इंडो म्यांमार बॉर्डर। ठीक है, तो ये विलेज फेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो जी, जो मैंने नंबर आपको भेजा है उस पे आप बात कर लेंगे, आप लोगों को कंप्लीट जानकारी उस नंबर से मिल जाएगी। ठीक है, रिगार्डिंग ऑनलाइन एज वेल एज रिगार्डिंग ऑफलाइन। ऑफलाइन में सिर्फ ईटानगर और नाहरलगुन में हमारा अवेलेबल है। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 74 पे आप आ जाओ। Recently, the Indian Navy and which of the following organizations have successfully tested the sea-based endo-atmospheric BMD interceptor missile? ठीक है, एंडो एटमॉस्फेरिक का मतलब क्या है? विद इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एंडो वर्ड जुड़ा होता है इंटरनल से और एक्सो वर्ड जुड़ा होता है एक्सटर्नल से। अगर एक्सो एटमॉस्फेरिक बोलता है यानी एटमॉस्फेयर के बाहर, ये एंडो एटमॉस्फेरिक बोल रहा है मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर। सी बेस्ड मतलब ये बात हो रही है मिसाइल की, ये मिसाइल सी से लॉन्च की जाएगी। ठीक है, ये मिसाइल सी से लॉन्च की जाएगी। सी से लॉन्च करने वाली मिसाइल है, विद इन द एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और इसका नाम है बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल। यानी बीएमडी क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल, बीएमडी बोले तो ये बैलिस्टिक मिसाइल की बात हो रही है कि अगर कभी हमारे देश पे बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होगा तो उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है ये बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल। ठीक है, इंटरसेप्टर मिसाइल का काम क्या होता है कि मान लो किसी मिसाइल ने हमारे टेरिटरी पे अटैक किया, तो ये इसको पहले ही सेंस कर लेगा कि हाँ यहाँ से कोई मिसाइल आ रहा है, तो ये एक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली और यहाँ से एक मिसाइल लॉन्च होगी और एटमॉस्फेयर में ही ये मिसाइल इससे टकराएगी और ये मिसाइल यहीं पर क्रैश हो जाएगी। ठीक है, इससे हमें क्या है? प्रोटेक्शन मिलेगी इस आने वाली मिसाइल से। तो बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम जो एंडो एटमॉस्फेरिक है और सी बेस्ड है। ठीक है, अभी तक जो हमारे पास डिफेंस मिसाइल इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम था वो लैंड बेस्ड था, ये सी बेस्ड है। ठीक है, तो ये सवाल ये है कि ये मिसाइल सिस्टम किसने क्रिएट किया, किसने ये टेस्ट किया? ऑब्वियसली बात है जिसने बनाया उसी ने टेस्ट किया होगा। तो करेक्ट आंसर इज डीआरडीओ। और आपको पता है इंडिया में जितने भी मिसाइल्स वगैरह के प्रोडक्शन होते हैं वो कौन करता है? डीआरडीओ करता है। ठीक है, अभी तक नेवल प्लेटफॉर्म से डिफेंस ये इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करने वाले बहुत ही गिने चुने कंट्रीज हैं और उन गिने चुने कंट्रीज ने इंडिया ने भी उन कंट्रीज को ज्वाइन कर लिया। इंडिया एंटर्ड एन एलीट क्लब ऑफ नेशंस विद कैपेबिलिटी टू फायर अ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस
इंटरसेप्टर फ्रॉम अ नेवल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो देखो जब 1999 में कारगिल कारगिल का वॉर हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम हमने उसके बाद एक ये बीएमडी प्रोग्राम लॉन्च किया था। यानी पहले तो हमने अपने आप को मिसाइल्स में मजबूत किया, मिसाइल्स डेवलप किए। अब मिसाइल्स डेवलप करने के बाद हमने मिसाइल इंटरसेप्टर प्रोग्राम डेवलप किया, यानी अगर कोई मिसाइल हम पे अटैक करे तो हम उस मिसाइल से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इंडिया बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1999 के कारगिल वॉर के बाद। उसी का नतीजा है ये आपका एंडो एटमॉस्फेरिक सी बेस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर। ठीक है, दैट क्लियर और नॉट? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मिसाइल्स ब्रॉडली दो कैटेगरीज की होती हैं, एक होती है बैलिस्टिक, एक होती है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्ग रेंज मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल शॉर्ट रेंज मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल इज लाइक सलमान खान, एक बार लॉन्च कर दिया फिर ये किसी की नहीं सुनता, जो टारगेट सेट है वहीं गिरेगा। क्रूज मिसाइल का क्या है, लॉन्च करने के बाद भी आप इसे मैन्यूवर यानी कंट्रोल कर सकते हो, इसको मान लो टारगेट चेंज करना है तो कर सकते हो। और क्रूज मिसाइल तब यूज करते हैं जब हमारा टारगेट ज्यादा प्रिसाइज होता है, और बैलिस्टिक मिसाइल तब यूज करते हैं जब टारगेट प्रिसाइज नहीं है, एक सर्टेन एरिया है उसमें कहीं भी मिसाइल डाल देनी है। ठीक है, चलो, तो ये डिफरेंस मैं कई बार क्लियर कर चुका हूँ, दो तरह की मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75। Recently, the Mana Madurai poetry from which of the following states has received the GI tag? ठीक है, recently the Mana Madurai poetry from which of the following states has received the GI tag? देखो ये पूरा अप्रैल जीआई टैग का महीना था, हम लोगों ने कई स्टेट्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स के जीआई टैग पे कुछ क्या कहते हैं डिस्कस किया। तो इस बार का ये आपका होमवर्क भी है, अप्रैल वाले महीने में 2023 के जितने भी जीआई टैग के क्वेश्चन है वो सारे जीआई टैग एक जगह इकट्ठा कर लेना। एक साइड लिखना प्रोडक्ट और एक साइड उसका स्टेट, दो चीजें लिखनी है, एक साइड प्रोडक्ट और दूसरी साइड उसका स्टेट। ठीक है, तो जितने भी जीआई टैग्स है उनको क्लब कर लेना है अप्रैल 2023 से। देखो जब भी मंथली करंट अफेयर्स कंपेयर कर लो तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी का अलग से नोट्स बना लो, जैसे एक मिलिट्री एक्सरसाइज का नोट्स बना लो हर मंथ के करंट अफेयर से। ठीक है, एक बुक्स एंड ऑथर का नोट्स बना लो हर मंथ के करंट अफेयर से। एक बना लो आप इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस का अलग टॉपिक, कि मतलब क्या कौन कौन सी इंडेक्सेस लॉन्च हुई हैं इस साल, क्या क्या इंडिया की रैंक है। एक अवार्ड्स का बना लो, कौन कौन से अवार्ड इस महीने में दिए गए। ठीक है, एक बना लो इंडिया में कोई चीज फर्स्ट पहली बार हो रही है, कोई नई मिसाइल लॉन्च हुई जैसे नेवी वाली, या फिर कल कई कोई क्या कहते हैं कोई नया म्यूजियम लॉन्च हुआ, कोई चीज फर्स्ट इन इंडिया हो रही तो उसको रिलेटेड एक बना लो। फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचे उसे मिसलीनियस में डाल दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका नोट्स भी बन जाएगा करंट अफेयर्स का, साथ ही साथ आप जब पढ़ के दोबारा से उनको क्लब करोगे तो उसमें आपका जो टाइम इन्वेस्ट होगा उससे आपको ये चीजें और रिटेन करने में आसानी होंगी। ठीक है, जब आप किसी भी इसमें ये फिल्टरिंग करोगे सारे टॉपिक्स में से तो और ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए करंट अफेयर्स को ध्यान रखना। ठीक है, देखो करंट अफेयर्स बोरिंग होते हैं, बात सही है, करंट अफेयर्स याद नहीं होते हैं, बात सही है, लेकिन जो चीज याद नहीं होती है, जो चीज बोरिंग होती है, उसको अगर आप बार बार गो थ्रू करते रहोगे तो अपने आप वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं करंट अफेयर्स की। बुक्स एंड ऑथर पे सवाल आ सकते हैं, आते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज पे आ सकते हैं, इंडेक्सेस पे आ सकते हैं, अवार्ड्स पे आ सकते हैं, कोई चीज फर्स्ट इन इंडिया हो रही है इस पे सवाल आ चुका है। एक स्पोर्ट्स कैटेगरी, स्पोर्ट्स कैटेगरी का अलग सेक्शन बना लेना कि कौन सा टूर्नामेंट किसने जीता। ठीक है, स्पोर्ट्स पे भी सवाल आते रहते हैं, अभी आपने देखा फायरमैन में आया है, एलडीसी यूडीसी में कई बार स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आ चुके हैं, दो दो क्वेश्चन तक आ जाते हैं स्पोर्ट्स पे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुक्स एंड ऑथर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन पे थोड़ी सी अच्छी कमांड बनाइए रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अभी मना मदुराई पोट्री किस स्टेट की है जिसे जीआई टैग मिला, तो वो करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। ठीक है, मना मदुराई, मदुराई से रिलेट कर सकते हो, मदुराई मद्रास, मद्रास का नाम बदल के चेन्नई हो गया, ये कहां पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये जो
मनु मदारा सॉरी मना मदुराई पोट्री है, इसकी अपनी एक अलग ही कला है, ठीक है, अपनी एक अलग ही डिजाइनिंग है, उसके लिए ये आपका फेमस है, ठीक है। तो क्या इसमें खास बात है वो आप इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है, आपसे कोई भी उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं पूछने वाला, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं पूछने वाला, बट जानकारी के लिए एक बार पढ़ लेना। एक चीज ये ध्यान रखना, तो जीआई टैग किस कानून के तहत दिया जाता है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 का कानून है, उसके तहत दिया जाता है। एक बार जीआई टैग मिल गया, इट इज नॉट परमानेंट, ये सिर्फ और सिर्फ कितने सालों के लिए वैलिड होता है, 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, उसके बाद इसको रिन्यू कराना पड़ता है। रिन्यू इसलिए कराना पड़ता है कि आज मान लो इस डिस्ट्रिक्ट के पास क्या कहते हैं, मनु मदुराई के पास ये स्किल है पोट्री बनाने की, मान लो 10 साल बाद ये स्किल खत्म हो गई, तो फिर जीआई टैग का मतलब बचता है नहीं, ठीक है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, हर 10 साल में रिन्यू करा जाता है। मान लो वो प्रोडक्ट ही खत्म हो गया 10 साल में, तो जीआई टैग का क्या मतलब। करंट अफेयर्स देखो, मिनिमम 6 मंथ्स का आपको प्रिपेयर करना है, मिनिमम 6 मंथ्स का। अभी जैसे 30 जुलाई को एग्जाम है, तो जनवरी 2023 से स्टार्ट करिए, ठीक है। ज्यादा पुराने जाने का कोई खास आपको फायदा होगा नहीं, लेटेस्ट क्वेश्चंस ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 76, according to the recent World Military Expenditure 2022 report by the Stockholm International Peace Research Institute, सिप्री का नाम आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे। तो मिलिट्री से रिलेटेड इंटरनेशनल जितनी भी डिटेल्स हैं कि किस कंट्री ने कितने हथियार खरीदे, किस कंट्री ने कितना हथियार एक्सपोर्ट किए, कितने कितना इंपोर्ट किया, तो ये सारी डिटेल कौन रखता है, सिप्री रखता है, इसको मजा आती है इसमें, ठीक है, तो ये सिप्री के पास डिटेल मिलेगी। तो इसीलिए इन्होंने एक अब क्या है, एक रिपोर्ट निकाली है खर्चे की, वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 रिपोर्ट निकाली है, जिसमें वो कंपेयर कर रहे हैं कि खर्चा मिलिट्री पर किस कंट्री ने सबसे ज्यादा किया है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया। तो सबसे ज्यादा इन चारों में मिलिट्री पे कौन खर्चा करता है। हाँ, अब ये देखो, थोड़ा सा लॉजिक से भी अगर आप इस दुनिया में ही रहते हो, हिमालय पे मतलब नहीं चले जाते हो क्लास अटेंड करने के बाद, तो आपको आइडिया होगा कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज यूएसए। सबसे ज्यादा मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर करता है यूएसए, देन चाइना, देन रशिया, देन इंडिया, देन सऊदी अरेबिया। और इसी रैंक में अगर ये टॉप 4 की बात करें, तो यही रैंक जनरली रहती है आर्मी की, कि आर्मी सबसे ज्यादा पावरफुल यूएसए की है, देन चाइना की है, देन रशिया की है, देन इंडिया की है, ठीक है, यही सीक्वेंस आर्मी की पावर का रहता है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन हलवा था, ये इसलिए था ताकि जिनका खाता नहीं खुला है, जिनसे अभी तक सवाल सही नहीं हो रहे हैं, वो सवाल का आंसर देके थोड़ा सा ये ना लगे कि आज एक भी सवाल सही नहीं हुआ, इसलिए कुछ कुछ हलवा क्वेश्चन रखने पड़ते हैं, उन्हें कहते हैं अकाउंट ब्रेकर क्वेश्चन, खाता खुलने वाले सवाल। तो जिनका खाता नहीं खुला है, उनका उम्मीद है खाता अब खुल गया होगा, ठीक है। Moving to the next question, question number 77. The 37th edition of the National Games 2023 will be held in which of the following states? महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, आसाम। देखो, जैसे हर 4 साल में ओलंपिक गेम्स होते हैं, ठीक है, तो उसी ओलंपिक गेम्स के इंस्पिरेशन लेके नेशनल गेम्स स्टार्ट किए गए, ये हर साल होते हैं। तो जो प्लेयर नेशनल गेम्स में कंटिन्यूअसली परफॉर्म अच्छा करते हैं, उनको ही कंट्री कहाँ भेज देती है, ओलंपिक गेम्स में भेज देती है। तो एक तरीके जो नेशनल गेम्स है वो ओलंपिक गेम्स के ट्रायल हैं, ठीक है। हाँ, आंसर दिखा भी दिया था। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है, ठीक है। तो अभी 37th एडिशन जो इस साल के नेशनल गेम्स है वो कहाँ पर होने वाले हैं, ये आपका होंगे गोवा में, ठीक है। ये नेशनल गेम्स आपका ये किसके डिजाइन पे बने, इनको पहले इंडियन ओलंपिक गेम्स ही कहते थे, फिर इसे बाद में इसका नाम चेंज करके नेशनल गेम्स किया गया। पहली बार ये गेम हुए थे जो अनडिवाइडेड पंजाब था 1924 में, आजादी से पहले लाहौर में हुए थे सबसे पहले ये गेम्स, ठीक है। और 1940 में इंडियन ओलंपिक गेम्स का नाम बदल के क्या रख दिया गया था, नेशनल गेम्स, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं आज कहें ये बहुत पुराने हैं, तोतला हो रहा है, क्या बोल रहे हो। चलो जी, यहाँ तक कोई डाउट है। हाँ जी सर, इज दैट क्लियर और नॉट।
यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द क्वाड लीडर्स समिट। चार कंट्रीज का एक ग्रुप है क्वाड, उम्मीद है आपको पता होगा वो चार कंट्रीज कौन सी हैं। हम लोग कई बार मालाबार एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्वाड कंट्रीज की ही एक्सरसाइज है मालाबार, पहले नहीं थी अब हो गई है क्वाड कंट्रीज की एक्सरसाइज मालाबार। वही जो चार मेंबर क्वाड में है वही चार कंट्रीज मालाबार में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो क्वाड एक ग्रुप है, इसको माना जाता है ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। हालांकि इंडिया कभी ये बात क्लियरली एक्सेप्ट नहीं करता है, बट हाँ इनडायरेक्टली हम सब जानते हैं कि क्वाड मेनली किसके लिए बनाया गया है, चाइना को थोड़ा सा रोकने के लिए बनाया गया, ठीक है, चाइना को कंटेन करने के लिए बनाया गया। तो अभी इन लीडर्स की 2023 में समिट होने वाली है। सो द क्वेश्चन इज ये समिट कहाँ होने वाली है। अच्छा इसका हेडक्वार्टर मत पूछना, इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। ये एक समिट होने वाली है क्वाड लीडर्स की 2023 में, कहाँ होने वाली है। हाँ तो कुछ नहीं पता तो मेरा भारत महान आंसर लगा देंगे, अदरवाइज करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। इस बार की जो मीटिंग होने वाली है क्वाड कंट्रीज की वो कहाँ होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी अपना खूब खेल खेल रहा है, ऑकस नाम का एक नया ग्रुप बना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस इन्होंने मिलके एक अलग ग्रुप बनाया है। तो यूके यूएस क्या है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। हम इंडिया इसमें जाके नहीं मिला, इंडिया ने कहा ये सब नहीं करना है वरना चाइना के साथ फालतू में बवाल और बढ़ेगा। तो अभी हम लोग क्वाड तक सीमित है। तो क्वाड की फुल फॉर्म ही है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये चार कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। और थोड़ा बहुत भी अगर आपको पता है मतलब मैथ्स ज्योमेट्री तो आप जानते हो ये चार को जोड़ दो क्या बन रहा है, ये 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल, इसीलिए इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो इसमें इंडिया है, जापान है, यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो इंडियन ओशियन है और ये जो पैसिफिक ओशन है, तो इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी और सर्विलेंस और अपना दबदबा बनाने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। इनमें से कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसकी चाइना से बनती हो। ये अप्रैल का करंट अफेयर्स है, एज फार एज आई रिमेम्बर, आई विल चेक फॉर इट, मैं एक बार इसको देख लूंगा, अगर चेंज होगा तो आई विल लेट यू नो, ठीक है। अगर चेंज हुआ होगा आई विल लेट यू नो, ठीक है। चलो तो ये थे आज के क्वेश्चन नंबर 78 तक, ठीक है। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 78 तक बात कर ली। इसके आगे के क्वेश्चन वी विल फर्दर डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो होपफुली अगली दो क्लासेस में ये अप्रैल का करंट अफेयर्स खत्म करके मई का ये करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए सर, यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है सर। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।